है। संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर दिन यही कहते हैं 5 मिनट लेट हो गया, क्षम्यताम, कोई बात नहीं। आइए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। आज हम लोग करेंगे क्या, समास की प्रश्नोत्तरी। हम लोगों की प्रश्नोत्तरी किस पर होगी आज? समास पर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। समास की व्युत्पत्ति हुई है, अब देर नहीं करेंगे, जल्दी चलना है। ओहो, पहला प्रश्न कहाँ गया? हाँ चलिए, समास की व्युत्पत्ति हुई है। समास किस धातु से, किस प्रत्यय से मिलकर बना है, ये आपको जानना है। तो बताइए समास की व्युत्पत्ति किससे हुई है? तो सम अस कह प्रत्यय से, कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय, कि सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु लेप प्रत्यय से, या सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु सत्री प्रत्यय से। तो ध्यान रखना है, समास की व्युत्पत्ति आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। कौन सा? बी। सम अस घय से मिलकर बनता है क्या? समास। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग जवाब देते रहिए, हम देखते हैं कितने लोग जवाब सही देते हैं। देखिए, अनेक पदानाम एक पदी भवनम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनेक पदानाम एक पदी भवनम अव्ययम उपसर्गम समासः तत्पुरुषः। तो ध्यान रखिएगा, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः क्या हो जाएगा? समासः। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनेक पदानाम एक पदी भवनम, यहाँ हो जाएगा समासः। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ये समास की परिभाषा है। देखिए तीसरा प्रश्न है, समास की परिभाषा है। एक और परिभाषा आपको मिलती है समास की। क्या है समास की परिभाषा? है, आवाज आ रही है कहीं से? ठीक है, देखिए समास की परिभाषा है क्या? समास की परिभाषा पूछी जाएगी तो समसनम समास होगा, एक पदी करणम होगा, कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम के उपयुक्त सभी होगा। तो यदि समास की परिभाषा पूछी जाएगी आपसे तो आप इतना ध्यान रखिएगा, समसनम समास भी सही है, एक पदी करणम भी समास सही है, और अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास भी सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। समास की परिभाषाओं में आपके तीनों उत्तर सही हो जाएंगे। समसनम समास कहेगा तो भी सही है, एक पदी करणम कहेगा तो भी सही है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम कहेगा तो भी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, समास की प्रक्रिया होती है। क्या है? समास की प्रक्रिया होती है दो वर्णों के बीच में, या दो पदों के बीच में, या दो वाक्यों के बीच में, कि एक वर्ण और एक पद के बीच में। आपको बताना है कि जो समास होता है उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है। क्या वर्णों के बीच में होता है, या पदों के बीच में होता है, कि दो वाक्यों के बीच में होता है? तो किसमें होता है? तो ये बताइए, दो पदों के बीच में होता है। और दो वर्णों के बीच में क्या होता है? संधि होती है। दो वाक्यों के बीच में क्या होता है? कारक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो वर्णों के बीच में संधि होती है, दो पदों के बीच में समास होता है, दो वाक्यों के बीच में कारक होता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं। किसके अनुसार? नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 8। लघु सिद्धांत कौमुदी कितने समास को मानता है? बताइए। प्रश्न है पांचवा, पांचवे का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या उत्तर आ रहा है बताइए, आप लोग बताइए। लघु सिद्धांत के अनुसार पूछा जाएगा तो क्या उत्तर देखते रहिएगा आ रहा है कि नहीं। विकल्प बी सही उत्तर होगा, 5। जब भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाएगा तो समास 5 बताना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 वैसे बताया जाता है, लेकिन अगर लघु सिद्धांत के अनुसार पूछेगा तब 5 बताना है। भट्टोजी दीक्षित अलग मानते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी अलग मानते हैं, बाकी बाबूराव सक्सेना में अलग मिलता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हम 9-10 के स्टैंडर्ड देखते हैं तो 6 समास बताते हैं। समास के कितने प्रकार बताते हैं? 6 प्रकार। 9-10 स्टैंडर्ड तक 6 समास। हाँ, बीटीसी में इसलिए 6 हैं क्योंकि 1 से लेकर 5 तक की बात है या 8 तक की बात है। तो जब शुरुआत के आप पढ़ेंगे तो 6। अगर यूपी टेट में पूछा गया, अगर उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित नहीं छोड़ता तो 6 ही मानना है। जिसका विग्रह ना हो ऐसा समास है। जिसका विग्रह ना हो ऐसा समास क्या कहा जाता है? नित्य, अनित्य, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो जिसका विग्रह ना हो ऐसा समास क्या माना जाएगा?
नित्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नित्य। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसका विग्रह न हो ऐसे समास को नित्य समास कहा जाता है। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहते हैं। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को क्या कहा जाता है? शुभ सुपा, सह सुपा, शुभ सुपा कि सुसुपा, क्या कहा जाता है? बताइए भाई, उत्तर दीजिए। 7वां प्रश्न है, सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सुना होगा आपने शुभ सुपा। क्या सुना है? शुभ सुपा जानते रहिए। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को शुभ सुपा समास कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभ सुपा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान रखिएगा। भट्टोजी दीक्षित कितने मानते हैं? 4 मानते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदीकार आपके 5 मानते हैं। पर यदि 0 लेवल का आएगा, 6, 7, 8 का आएगा तो 6 मानते हैं। 6 ही आपको मारना है। क्यों? क्योंकि आप 1 से लेके 8 तक के टीचर बनने जा रहे हैं, तो हमेशा 6 मानिएगा। क्या? यदि नाम दे के पूछेगा तभी आपको 4 लगाना है। यदि लघु सिद्धांत का नाम आएगा तभी आपको 5 लगाना है, अन्यथा उस 6 ही लगाना है। क्या लगाना है? 6। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 5 पढ़ा रहे हैं 4 पढ़ा रहे हैं, आपको 6 ही मारना है। चलिए 9वां प्रश्न है, प्रायः पूर्व पदार्थ की प्रधानता किस समास में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान प्रश्न हो, पर यूपी टेट में यही पूछा गया है। प्रायः पूर्व पदार्थ की प्रधानता किस समास में होती है? अव्ययी भाव में, तत्पुरुष में, बहुव्रीहि में, द्वंद्व में। जब भी पूर्व पदार्थ की बात होगी तो हमेशा अव्ययी भाव मारना है। क्या करना है? अव्ययी भाव उत्तर लगाना है। पूर्व पदार्थ की प्रधानता कहाँ होती है? अव्ययी भाव समास में होती है। ठीक है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऐसे ही 4 प्रश्न बन जाते हैं कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान वाला समास है, जिसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, वह कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव होता है कि तत्पुरुष की, बहुव्रीहि की, द्वंद्व। तो यहाँ पूछा गया क्या? उत्तर पदार्थ प्रधान, तो तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब पूर्व पदार्थ प्रधान पूछेगा तो अव्ययी भाव, जब उत्तर पदार्थ प्रधान पूछेगा तो तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, जिस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है वह समास होता है अन्य पदार्थ। किसकी? अन्य पदार्थ की प्रधानता होगी तो अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष की, बहुव्रीहि की, द्वंद्व। कौन सा होगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। अन्य पदार्थ की प्रधानता जब भी होगी बहुव्रीहि होगा। जैसे आप जानते हैं गजाननः, लंबोदरः, वीणापाणी, शशिशेखरः, चंद्रशेखरः, पीताम्बरः, ये सब क्या है? सब अन्य पद की प्रधानता है, बहुव्रीहि समास है। निर्मोही सर पढ़ाए होंगे। आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, प्रायेण उभय पदार्थ की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ समास होता है। कौन सा समास? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो ध्यान रखना है, उभय पदार्थ अर्थात दोनों की प्रधानता जहाँ होगी वहाँ द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व पदार्थ की प्रधानता अव्ययी भाव में, उत्तर पद की तत्पुरुष में, और अन्य पद की प्रधानता बहुव्रीहि में, और दोनों पदों की प्रधानता आपके द्वंद्व समास में होती है। चलिए, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः? दिगुः, बहुव्रीहि, केवलः, अव्ययी भावः। तो जब विशेष संज्ञा की बात होगी तो केवल समास होगा। क्या होगा? केवल समास की बात होगी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। सब लोग उत्तर दे रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखिएगा, आप लोग भी देखते रहिए कमेंट। 13 नंबर का किसी ने जवाब दिया कि नहीं? अभी 13 का ए काजल यादव ने कहा। ठीक, 13 का ए द्विगु समास नहीं होगा। जब विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः की बात होगी तो केवल समास की बात होगी। रूपम उपाध्याय जी सही बता रही हैं, 13 का सी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, भूतपूर्वः किस समास का उदाहरण है? क्या? भूतपूर्वः किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, द्विगु समास का, कि केवल समास का, कि बहुव्रीहि समास का? तो जब आपको दिखेगा क्या? भूतपूर्वः, तो भूतपूर्वः की तरह ही आता है क्या? नैकः। और क्या आता है? वागर्थाविव।
इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जब भी ये सब पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, केवल समास। क्या लगाना है, ठीक है। चाहे भूतपूर्व पूछे, चाहे वागर्था भी पूछे, चाहे नैका पूछे, ये सब पूछेगा तो आपको क्या लगाना है, ये केवल समास के उदाहरण हैं। तो 14 का सी रश्मि शुक्ला जी ने बताया, 14 का सी केवल समास एकदम सही बता रही हैं। जो भी बता रहे हैं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो शब्द समास के पूर्व तो अव्यय ना हो, किसके पूर्व तो अव्यय ना हो किंतु समास होने पर अव्यय हो जाता है, वह कौन सा समास है। ध्यान रखिएगा, जो शब्द समास के पूर्व तो अव्यय ना हो, क्या ना हो, अव्यय ना हो, किंतु समास होने पर वह अव्यय हो जाता है, तो कौन सा समास है। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो अव्यय अव्यय की बात होती है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व में अव्यय तो ना हो लेकिन बाद में समास बन के अव्यय हो जाता है तो वो अव्ययी भाव समास ही होता है, ठीक है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में समास होता है, कौन सा, बहुव्रीहि होता है कि कौन सा, तत्पुरुष की द्विगु की अव्ययी भाव, बताइए। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में समास होता है, अव्ययी भाव। क्या होता है, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में प्रायः समास होता है, अव्ययी भाव। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपयुक्त तीनों। ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास में जो पद के अंत में लिंग होता है वह कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, उपयुक्त तीनों होता है, सब मिलकर बनता है। क्या होता है बताइए। 17वें प्रश्न का जवाब आपको देना है। 17वें प्रश्न के जवाब में क्या आ रहा है, 16 चल रहा है अभी, 16 का डी सब मार रहे हैं, बताइए क्या होगा। 17वें का बताना है आपको, बोलिए। 17 का सी इरफान खान जी बता रहे हैं, नपुंसक लिंग एकदम सही आप जवाब दे रहे हैं, विकल्प सी सही उत्तर होगा, नपुंसक लिंग। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में जो लिंग होगा वो नपुंसक लिंग होगा, विकल्प सी सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब बड़े बड़े सवाल आ गए हैं आपके। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, कुछ तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण है और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो अव्ययी भाव समास से इतर होगा। कौन सा है, उपगंगम, उपनगरम, उपकृष्णम, उपकूलम, सुमद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, निर्दोषम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, अतिशीतम, कृष्णसितः, लोकातीतः, सुख प्राप्तः। तो आपको ये बताना है कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो बताइए। 18वें का किसी ने बताया है, क्या बताया, 18 का डी, 18 का डी, आराधना जी। कितने लोग 18 का डी बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। उपगंगम, उपनगरम, उपकृष्णम, उपकूलम, सुमद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, निर्दोषम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, अतिशीतम। 16 अर्थों में समास होता है अव्ययी भाव का। तो कैसे आप भी कह सकते हैं, विकल्प डी सही है। तत्पुरुष का उदाहरण है, किसका, ये तत्पुरुष का है। कृष्ण सीता, लोकातीत, द्वितीय सीतातीत, पतित गतात्यस्त, प्राप्तापन नहीं। उसी से पता चलता है कि द्वितीय तत्पुरुष समास से संबंधित है, या कह सकते हैं तत्पुरुष से संबंधित है, और ये तीनों अव्ययी भाव से संबंधित है। तो एक बार में आपको अनेक उदाहरण इसलिए दिया गया इतना बड़ा बना के कि एक बार में कितना समास पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा कि अव्ययी भाव में कितने उदाहरण अभी और भी आगे मिलेंगे। फिलहाल यहाँ विकल्प डी हो जाएगा। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अब चलिए सुमेलित करिए। उपकृष्णम समीप के अर्थ में है कि नहीं, अधिहरी विभक्ति के अर्थ में है कि नहीं, सुमद्रम समृद्धि के अर्थ में है कि नहीं, निर्मक्षिकम अर्थ के अभाव में है कि नहीं, अतिहिमम अत्य के अर्थ में है कि नहीं, अनुविष्णु योग्यता अर्थ में है कि नहीं। देखिए, अनुविष्णु पश्चात अर्थ में आता है। किस अर्थ में आता है, पश्चात अर्थ में आता है, इसलिए विकल्प एफ वाला गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अनुरूपम होता तो योग्यता अर्थ में हो जाता, यदि यहाँ अनुरूपम होता तो सही हो जाता, परंतु एक तो गलत करना ही था। अनुविष्णु को ध्यान रखिएगा पश्चात अर्थ में करना है, किसके, पश्चात। तो ध्यान रखिएगा, बाकी आपका सब सही है। उपकृष्ण समीप अर्थ में है, अधिहरी विभक्ति अर्थ में है, सुमद्रम समृद्धि अर्थ में है, निर्मक्षिकम अर्थाभाव के अर्थ में, अतिहिमम अत्य के अर्थ में है, और अनुविष्णु पश्चात अर्थ में, अनुरूपम योग्यता अर्थ में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो सुमेलित नहीं उसका चुनाव करें। चलिए इसके द्वारा आपको ढेर सारा बताया जा रहा है, ढेर सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं।
तो बताइए अनुरूपम रूपस्य योग्यम हो गया ना, योग्यता अर्थ में अनुरूपम अलग कैसे करेंगे, रूपस्य योग्यम योग्यता अर्थ में, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम, सहरि हरे सादृश्यम, सचक्रम चक्रेण युगपत, ससखी सादृश्यम सखी। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, चलिए बताइए, आप लोग को उदाहरण देना है, क्या हो सकता है ये बताइए क्या होगा। देखिए अनुरूपम रूपस्य योग्यम एकदम सही है, प्रत्येकम एकम एकम प्रति विवक्षा के अर्थ में, यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम ये भी सही है, सहरि हरे सादृश्यम अर्थ में है, सचक्रम चक्रेण युगपत सही है। अब आपका ससखी बचता है, क्या बचता है, ससखी, ये आपका गलत है, क्या है, यहाँ होगा सदृशः सख्या, तब सही होता है, सदृशः सख्या। तो यहाँ पे है क्या, सादृश्यम सखी, तो गलत है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। विकल्प अब सही हो जाएगा, सदृशः सख्या होता तो सही होता, लेकिन सादृश्यम सखी है इसलिए ये गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सब आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है, प्रत्येकम बहुत बार पूछा गया है, यथाशक्ति पूछा गया, अनुरूपम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अब बड़े बड़े सारे आ रहे हैं। किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है, सुमद्रम का मद्राणाम समृद्धि सही है कि नहीं, निर्मक्षिकम का मक्षिकाणाम अभाव सही है कि नहीं, इतिहरि का इतिहरि शब्द से प्रकाश सही है कि नहीं, अनुज्येष्ठम का ज्येष्ठ अनुपूर्वेण सही है कि नहीं, प्रत्यक्षम का अक्षय अक्षय प्रति अक्षम सही है कि नहीं। देखिए सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि एकदम सही है, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव अभाव के अर्थ में होता है सही है, इतिहरि हरि शब्द से प्रकाश एकदम राइट है, अनुज्येष्ठम ज्येष्ठ अनुपूर्वेण सही है। आपका विकल्प ई जो है गलत है, हो जाएगा अक्षम अक्षम, जैसे एकम एकम प्रति प्रत्येकम, वैसे अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, अक्षम अक्षम प्रति, तब तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ दिया अक्षय अक्षय प्रति अक्षम, तो गलत है, प्रत्यक्षम विकल्प डी आपका गलत हो जाएगा, इसका विग्रह सही नहीं है, बाकी सबका विग्रह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ चलिए, ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है, अव्ययी भाव का टच प्रत्यांत उदाहरण है, उपसर्दम उपराजम उपचर्मम उपयुक्त सभी। टच प्रत्यांत उदाहरण, कुछ टॉपिक है समासांत टच समास में जिसके अंतर्गत आता है टच प्रत्यांत उदाहरण, बताइए। भाई दबे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए उपसर्दम में भी टच है, उपराजम में भी, उपचर्मम में भी, तो ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी होगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नदीभीष्य सूत्र, ये भी बहुत पूछा जाता है, नदीभीष्य सूत्र का उदाहरण है, द्वियमुनम पंचगंगम सप्तगंगम सप्तनर्दमम सप्तकावेरम उपयुक्त सभी। तो नदीभीष्य सूत्र क्या कहता है, संख्यावाची और नदियों का समूह हो, नदियों की बात हो तो क्या होता है, वहाँ पे भी अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ संख्या भी है, नदी का नाम भी है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, नदीभीष्य सूत्र लगा है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ दो यमुना नदी का समूह, 5 नदियों का, गंगा का समूह, सप्त गंगा का समूह, तो कहने का मतलब कि आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया गया कि कौन सा इसमें समास है तो अव्ययी भाव है, क्या है, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपसे यही पूछा जाए कि पंचगंगम में समास है, कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे, पंचानाम गंगा नाम समाहारः अव्ययी भाव। द्वियमुनम कह दिया तो द्वयोः यमुनयोः समाहारः द्वियमुनम, बहुत पूछा जाता है, नदीभीष्य सूत्र से है, अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र नहीं है, द्वितीयाश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कत्रिकर्णे कृता बहुलम अनेक मन्य पदार्थे। तो देखिए तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र नहीं है, अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि समास करता है, क्या करता है, बहुव्रीहि समास करता है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी द्वितीय चितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः द्वितीय तत्पुरुष समास करता है, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन तृतीय तत्पुरुष करता है, कर्तृकर्णे कृता बहुलम भी तत्पुरुष समास का सूत्र है, लेकिन अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि समास का सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्पुरुष कैसा सूत्र है, तत्पुरुष कैसा सूत्र है, विधि परिभाषा नियम अधिकार, बताइए क्या है, तत्पुरुष कैसा सूत्र है, तो 25 का जवाब दीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना चाहिए कि बच्चे क्या दे रहे हैं, आप लोग क्या दे रहे हैं, बताइए। चलिए बहुत देर तक तो रुक नहीं पाते हैं क्योंकि अब आगे प्रश्नोत्तरी करानी है, ज़्यादा प्रश्न लेकर आए हैं, तो अभी तक 25 का किसी ने उत्तर नहीं दिया है। 25
बताइए 25 का सी नहीं, डी होगा अधिकार। क्या होगा? डी होगा, विधि, परिभाषा, नियम नहीं, अधिकार। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों की संख्या कितनी है? 7, 6, 5, 4। देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष समास की बात हो रही है, संख्या, इनकी संख्या कितनी है? तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास की संख्या कितनी है? 6। कितनी? विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा, तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। आ जाइए तत्पुरुष में। तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। कृष्णस्थितः, शरणागतः, लोकातीतः, भयापन्नः, सुख प्राप्तः, अश्वारूढ़ः, कुपतितः, जीवन प्राप्तः, सुखापन्नः, माता पितरौ पाणिपादम अहिनुकुलम। ये तो आप लोग जहाँ तक है बता ही लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा होगा तो ये तो जान ही रहे हैं कि माता पितरौ पाणिपादम अहिनुकुलम द्वंद्व समास का है। किसका है? तो एक ऑप्शन आपको देखना था तो मिल गया, माता पितरों। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ये बात सही है कि इस समय विकल्प डी सही उत्तर जा रहे हैं, तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी बनाने वाले जो है दिमाग में रख के बनाते तो सोचते 3 सही कर दें, चौथा सोच सोच के बना जाते, क्योंकि ढेर सारे आपको शब्द भी तो देते, उदाहरण भी तो देने हैं। इस वजह से ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी माता पितरों पाणिपादम अहिनुकुलम द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए। हाँ चलिए गच्चा मत खाइएगा, क्योंकि इस बार हो सकता है डी ना सही हो, ई एफ सही हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? संकुलाखंडः, संकुलयाखंडः, धान्येन अर्थः, धान्यार्थः, हरिणात्रातः, हरित्रातः, नखान भिन्नम, नख भिन्नः, नखैर्निर्भिन्नः, नख निर्भिन्नः, बाणैः विद्यः, बाण विद्यः। बताइए कौन सा विकल्प सही? क्या पूछा गया? विग्रह सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो आप 28 का बताइए, 28 का जवाब दीजिए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आप लोग भी बताइए, ऑप्शन बड़ा देर में आ रहा। चलिए देखते हैं हम लोग। संकुला खंड, संकुलया खंड एकदम सही है, तत्पुरुष का है, तृतीय तत्पुरुष का। विकल्प डी बताया जा रहा है। बहुत लोग बता रहे हैं डी सही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि नखान भिन्ना, नखई भिन्ना होता है। क्या होता है? नखई भिन्ना, क्योंकि तृतीय तत्पुरुष का है। किसका है? नखई भिन्ना, नख भिन्ना बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नखान भिन्ना, ये नखान क्या है? द्वितीय का बहुवचन है, गलत है। यहाँ तृतीय बहुवचन लगेगा। नखई भिन्न, हरिणा त्राता आप तृतीय ही देख रहे हैं, धान्यन में तृतीय देख रहे हैं, शकुनलया में भी तृतीय देख रहे हैं, नखई निर्भिन्ना में तृतीय देख रहे हैं, वाड़ई में भी तृतीय देख रहे हैं। फिलहाल विकल्प डी आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ये विग्रह सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्नों की ओर चलिए। तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मास पूर्वः, पितृसदृशः, भातृशमः, वाक्कलहः, आचार्यलक्षणः, नेत्रहीनः, गुड़मिश्रः, घृतपक्वम, यूपदारु, गोहितम, भूतबली। तो ध्यान रखना है। तृतीय देखिए तत्पुरुष क्या चतुर्थी भी होता है, पंचमी भी होता है, षष्ठी भी होता है, सप्तमी भी होता है, द्वितीय से लेकर षष्ठी सप्तमी तक होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो हो सकता है चतुर्थी का हो, पंचमी का हो, पर तृतीय का ना हो। तो चलिए बताइए, मासेन पूर्वा बनता है कि नहीं? बनता है ना। ये मास पूर्वा में, मासेन पूर्वा तो तृतीया में आएगा। वाचा कलह सीधे बताइए, अगर विग्रह आता तो आप बता लेंगे। तो ये भी तृतीया में आएगा। नेत्रहीना ये भी तृतीया में आएगा। यूपदारु चतुर्थी में आएगा। किस में आएगा? चतुर्थी में आएगा। उपाय दारु, गोभ्यो हितम, भूतेभ्यो बलि। ठीक है, चतुर्थी में आएगा। विकल्प आपका डी सही होता है। इसमें यह है कि आपको बताते चल रहे हैं कि ये वाला नहीं है तो क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष। ये आपको उत्तर बताना इसलिए जरूरी हो सकता है यही आ जाए, उपदारु हो सकता है, गोहितम आ जाए, भूतबली आ जाए, तब क्या करेंगे? तो चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। चतुर्थी तत्पुरुष उदाहरण नहीं है। अब बताइए चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? भूतबली, यूपदारु, गोहितम, गो सुखम, अभी भी बात हुई है, एकदम राइट है। फिर गो रक्षितम, धन कामना, कुंभ मृत्तिका, दुजाय अयम, धनाय इदम, दुजाय इयम, चोर भयम, सिंह वृतः विकृति। कौन सा गलत हो जाएगा?
डी, देखिए डी तो जनरली सही हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए द्विजाय में तो चतुर्थी दिख रही है, धनाय में भी दिख रही है, पर यहाँ नहीं दिख रहा है। ये तो बता दिया गया भूतेभ्यो बलि गोभ्यो रक्षितम। कहने का मतलब ये सब क्या है, ये सब चतुर्थी के हैं। केवल चोर भयम सिंह भीतः वृक भीति क्या है, पंचमी के हैं। किसके हैं, चौरात भयम हो जाएगा, सिन्हात भीतः हो जाएगा, वृकात भीति हो जाएगा। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पंचमी के उदाहरण है, बाकी ये सब चतुर्थी के हैं। तो आपको कलेक्शन बस दिया जा रहा है कि आप जानते रहिए, कुछ भी उदाहरण में पूछा जा सकता है। षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजपुरुष, हिमालय है, दशरथ पुत्र, देव पूजा, कृष्ण सख, ईश्वर भक्त, अक्षसौंड, कार्यकुशल, मुनिश्रेष्ठ, पाठशाला, पशुपति, देव भाषा, कालिदास। तो आपको ये देखना है, देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या, राज पुरुष, राज्ञ पुरुष बन जाता है। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, ठीक है बताइए क्या होगा। राजपुरुष षष्ठी का है, हिमालय षष्ठी तत्पुरुष का है, दशरथ पुत्र क्या है, षष्ठी तत्पुरुष का है, एकदम सही है। देव पूजा, कृष्ण सखा, ईश्वर भक्त भी है। अक्ष सौंड, कार्यकुशल, मुनिश्रेष्ठ ये नहीं है। विकल्प सी सही उत्तर होगा, क्योंकि सौंड शब्द, कुशल, श्रेष्ठ शब्द सप्तमी तत्पुरुष में आता है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। डी भी आपका सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, केवल विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कूपतितः, कृष्णश्रितः, भयापन्नः, अक्षसौंडः, कार्यकुशलः, मुनिश्रेष्ठः, पुरुषोत्तमः, नरोत्तमः, गुरुभक्तिः, विद्याप्रवीणः, युद्ध निपुणः, रणकुशलः। तो अभी इसमें भी आपको देखना है कि अक्षसौंडः, कार्यकुशल, मुनिश्रेष्ठः सही है, पुरुषोत्तमः, नरोत्तमः, गुरुभक्ति भी सही है, विद्याप्रवीणः, युद्ध निपुणः, रणकुशलः भी सही है। केवल कूपतितः, कृष्णश्रितः, भयापन्नः नहीं सही है। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण विकल्प ए नहीं है, बाकी तीनों हैं। देखिए जब भी कुशल, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रवीण, निपुण ये शब्द देखिएगा तो सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत लगाइएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गवाक्षः पद में कौन सा समास है, ये आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष है कि केवल है कि द्वंद्व है, कौन सा समास है, आया हुआ प्रश्न है। गवाक्षः पद, और गवाक्षः केवल यूपी टेट में नहीं, यूजीसी वगैरह सब में आया है, टीजीटी में आया है, यूजीसी में आया है, यूपी टेट में आया है, सीटेट में आया है। गवाक्षः पद में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास, तत्पुरुष है, ध्यान रखिएगा। गवाक्षः पद में तत्पुरुष समास है, आया था हर जगह इसलिए लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस समास का पूर्व पद नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, तथा उत्तर पद कोई संज्ञा हो या विशेषण हो, तो वहाँ कौन सा समास होगा। गति तत्पुरुष, तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। हाँ, तो नई की बात हुई है। जिस समास का पूर्व पद नहीं हो तथा उत्तर पर कोई संज्ञा विशेषण हो, तो वहाँ कौन सा समास होगा, तो वहाँ नई तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा, तो नई तत्पुरुष। ठीक, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। नई तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है, कौन सा होगा। अब्राह्मण, अमोघ, अनर्थ, अनुचितः, अनिक्षा, अनागतम, अगजः, अनुक्तः, असिद्ध, अनिश्वरः, अनश्वः, अस्वस्थः, कुपुत्रः, सुदेशः, अवीरः, अप्रतिमः। ठीक है, आपको ये देखना है कि कौन सा नई तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो अब्राह्मण बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब्राह्मण बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है अस्वस्थ भी, अनश्व भी, लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल है अब्राह्मण। ठीक है, किसमें, नई तत्पुरुष समास में। तो ध्यान रखिएगा कि विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। ये नई तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता है, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उत्तर भी सब लोग सही दे रहे हैं कि नहीं। गति तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, किसका, गति तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कुपुत्रः, सुदेशः, कुपुरुषः, कुराजा, प्राचार्यः, प्रवीरः, विपक्षः, उरीकृत्य, शुक्लीकृत्य, पटपटाकृत्य, कुंभकारः, धर्मज्ञः, दिनकरः, चोर भयम्। तो आपको देखिए तत्पुरुष में कई भेद हैं। यदि आपने पढ़ा, अच्छा समास नहीं पढ़ाया गया है, कमेंट में निगाह भी जला गया, समास नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, तब तो भाई कठिन लगेगा, क्योंकि नहीं पढ़ाया गया होगा तब तो कठिन लगेगा। बिल्कुल रचना और कवियों के द्वारा भी जो क्लास होगी बिल्कुल लेके आएंगे, एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग की तो उसी पे चल रहा है।
जूनियर लेवल के बारे में बताएं। जूनियर लेवल के बारे में बताइए। जो प्रश्न आए हैं आपके जूनियर और प्राथमिक दोनों को लेकर आए हैं, आप चिंता मत करिए। ऐसा सवाल नहीं है कि जूनियर में अलग सवाल आता है, प्राथमिक में अलग। संस्कृत से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जैसे गवाक्षा पद जो बताए हैं, वो जूनियर में ही आया है। आप चेक कर सकते हैं, आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, गवाक्षा पद आपको मिलेगा। बहुत सारे मेरे पास कलेक्शन रहता है, वो हम देखते हैं कि कितने सवाल यूपी टेट के, चाहे जूनियर हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो, चाहे प्राथमिक हो, दोनों में देखा जाता है। चलिए ठीक है। गति तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ये कुंभकार, धर्मज्ञ, दिनकर, चोर भयम। ठीक है, देखिए गति तत्पुरुष से कुपुत्र, प्राचार्य और अच्छा गति तत्पुरुष प्राचार्य बहुत पूछा जाता है। ठीक, कुपुत्र भी पूछा जा सकता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निष्कौशाम्बी में समास है। गति तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, केवल समास, नहीं तत्पुरुष। क्या होगा? नहीं भाई, नहीं तत्पुरुष कैसे होगा? नहीं तत्पुरुष में हमेशा अ लगा रहता है, ये पहचान है उसकी। ठीक है, अ लगा रहता है। चलिए आप ही लोग बता दीजिए, निष्कौशाम्बी में समास है, क्या है बताइए। देखिए आलुक का युधिष्ठिर क्या होगा? युधिष्ठिर शब्द है। ठीक है, और क्या केवल समास का बता दिए। भूतपूर्व, नैकः, वागर्था भी बता दिए। नहीं तत्पुरुष अब्राह्मण, अनश्व, अनागतम, ये सब बताया गया। गति तत्पुरुष होगा, क्या होगा? तो निष्कौशाम्बी भी पूछा गया है, इसलिए परेशान नहीं होगा। पूछे जाने वाले भी कुछ सवाल हैं। आज सर का क्लास नहीं है क्या मैम? हाँ, 6:30 बजे से सर आ नहीं पाए हैं, अभी हम तो पढ़ा ही रहे हैं। यदि आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो मेरी प्रश्नोत्तरी तो चलती रहेगी। चलिए, विकल्प ए सही उत्तर होगा। गति निष्कौशाम्बी में कौन सा समास है? तो गति तत्पुरुष। जान लीजिए, गति तत्पुरुष समास है। आइए, कृदंत सुबंत के साथ उपपद समास क्या कहलाता है? किसके साथ? कृदंत सुबंत के साथ उपपद समास क्या कहलाता है? गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, अलुक के प्राधि क्या कहलाता है बताइए। हाँ, आप लोग भी बताइए, कौन सा समास? कृदंत सुबंत के साथ उपपद का समास क्या कहलाता है? गति बहुत कठिन लग रहा है क्या आज सबको? गति तत्पुरुष बहुत कठिन लग रहा है क्या? अभी बहुत लोग जब बहुत हल्का लेके आए तो हल्का लेके आते हैं। हर तरीके के सवाल आज हैं, इकट्ठा हो रहा है, इसलिए हो सकता है आपने पढ़ा नहीं है, आपको कठिन लग रहा होगा। गति तत्पुरुष होगा। चलिए कोई बात नहीं, आसान भी सवाल हैं, कुछ कठिन है तो कुछ आसान भी हैं। जो सामासिक विग्रह सही नहीं है उसका चुनाव करें। परस्मै पदम, परस्मै पदम। युधिष्ठिरः, युधि स्थिरः। कृच्छाद आगतः, कृच्छात आगतः। वाचस्पतिः, वाचः पतिः। देवानां प्रियः, देवानां प्रियः। प्रिय सखा, प्रियम सखा। ये देखिए कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो अलुक तत्पुरुष के अंतर्गत हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर समास नहीं पढ़ा है तो सच में नहीं समझ में आ रहा होगा। हम इसको समझ सकते हैं, पर अब कर भी क्या सकते हैं? अब यही कर सकते हैं कि प्रश्नोत्तरी ही हम करा सकते हैं। और आज इसको आप पढ़ लीजिए, और बहुत सारे सवाल इससे ही आने वाले हैं। खासतौर जो बहुत आसान लगते हैं, जैसे पूर्व पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसे हैं कि जो आपको कठिन लग रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं, पर अब पढ़ाना तो है ही, नहीं पढ़ाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो परस्मै पदम, परस्मै पदम ये क्या है? ये अलुक तत्पुरुष है। क्या है? ध्यान रखिए, बस जान लीजिए, एक अलुक तत्पुरुष भी होता है जिसमें विग्रह ऐसे ही होता है। देखिए कुछ नहीं, परस्मै पदम, युधिष्ठिर, फिर यहाँ पे ठ हो जाता है, तो ये भी अलुक तत्पुरुष है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विकल्प यह वाला गलत होगा, प्रिय सखा नहीं होगा, बाकी सब कुछ सही है। चलिए, ये क्या हो गया? आ तो गया। अरे हमसे आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यही वाला था, बड़ा करिए। 39 हो गया था ना? प्रिय सखा हो गया था। चलिए इसको आपको देखना है, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। महान चासु राजा, महाराज। महान कवि, महाकवि। रक्तन च तत् उत्पलम,
रक्तोत्पलम, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, महत्या नदयः महानदी, यही वाला सुमेलित नहीं है। देखिए ये सब कर्मधारय हैं क्या, नीलम उत्पलम। अब यहाँ बहुत डिटेल नहीं किया जा सकता, मेरी मजबूरी है कि नीला कमल, जहाँ विशेष विशेषण की बात होती है वहाँ पर कर्मधारय होता है। तो आप देख रहे नीला कमल, कमल कैसा है, नीला है, तो जहाँ पर ऐसा देखिएगा वहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय। महान चासु राजा, महाराजा है, ये भी कर्मधारय का उदाहरण है। तो महाकवि, ये भी आपका क्या है, और ये भी रक्तम च तत् उत्पलम, ये कर्मधारय के समास के उदाहरण हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूपक कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, रूपक कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। शोक एव अग्नि, शोकाग्नि, विद्या एव धनम, विद्या धनम, सुखमेव कमलम, मुखमेव कमलम, मुख कमलम, धनम ददाति इति धनदः। देखिए आपको एव एव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर रूपक क्या कहता है, जिसमें अभेद हो, भेद ना हो। तो शोक ही अग्नि है, शोकाग्नि सही है, विद्या ही धन है, मुख ही कमल है, ऐसा जब आएगा तो रूपक कर्मधारय हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है, रूपक कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, बाकी सब रूपक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस समूह में द्विगु समास के उदाहरण नहीं है, किस समूह में द्विगु समास के उदाहरण नहीं है। चतुर्फलम, चतुर्भुजम, चतुर्युगम, षडाननः, द्वित्रा दशाननः, नवरात्रम, शताब्दी, सप्तशती, अष्टाध्यायी, सप्ताह, पंचामृतम। तो ध्यान रखना है कि चतुर्फलम, चतुर्भुजम, चतुर्युगम, नवरात्रम, शताब्दी, सप्तशती, अष्टाध्यायी, सप्ताह, पंचामृतम, ये सब द्वंद्व समास, द्विगु समास के उदाहरण हैं। पर षडानना, द्वित्रा दशानना बहुब्रीहि के उदाहरण है, किसके, बहुब्रीहि के। तो कंफ्यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि कहते हैं कि द्विगु समास में षडमुख, जिसका 6 मुख वाले, कहते हैं कि जहाँ पर पूर्व में संख्या शब्द हो और बाद में संज्ञा शब्द हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। तो यहाँ संख्या देख के आपको द्विगु समास नहीं मारना है। यहाँ देखिए चतुर्फलम, चतुर्भुजम, चतुर्युगम, ये क्या है, संख्या है, संज्ञा भी है, यहाँ द्विगु समास है। नवरात्र में यहाँ भी संख्या है, ये क्या है, संख्या है, सप्त भी संख्या है, अष्ट भी संख्या है, सब सप्ताह में भी संख्या है, पंचामृतम में भी, पंच में संख्या है, षडानना में भी आप देख रहे हैं 6 है, द्वित्रा में भी 2 है, दशानन 10 है। पर ये बहुव्रीहि के उदाहरण है, किसके, परंतु ये तीनों ए सी डी आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विगु समास के उदाहरणों में किसका समास विग्रह सही नहीं है। ये चारों किसके हैं, चारों नहीं है। आपको ये देखना है कि द्विगु समास का उदाहरण, पहली बात तो द्विगु समास बस का उदाहरण इसमें नहीं है, द्वंद्व का भी है। पंचानाम गवाम समाहार है, पंचगम सही है कि नहीं, एकदम सही, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट समझ के इसको पढ़ लीजिएगा। पंचानाम गवाम समाहार, पंचगम, ये द्विगु समास से पंचवटी बनता है, हाँ पंचगवम बनता है। पंचानाम वटानाम समाहार, पंचवटी बनता है, ये दोनों बहुत पूछा जाता है, ये द्विगु समास का है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, त्रिभुवनम, ये भी सही है। ये तीनों आपके किसके उदाहरण एकदम राइट है, चाहे उच्च प्राथमिक हो चाहे प्राथमिक हो, हम बार बार बता दें तो क्या हो जाएगा, ये पंचगवम, पंचवटी, त्रिभुवन, जब त्रिभुवनम आएगा, त्रिलोकी आएगा, ये सब में आपको क्या करना है, द्विगु समास मारना है। क्या करना है, द्विगु समास। अब पाड़ौच पादौच समाहार है, ये क्या है, ये पाड़ी पादम बनेगा द्वंद्व समास में, किसमें, द्वंद्व समास में, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अरे यार, चलिए अगले प्रश्न, हम फिलहाल निर्मोही सर से बात करेंगे भाई क्यों नहीं समास पढ़ाया गया है, अब ऐसे कैसे हम बताएं। चलिए देखते हैं, समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो और वह द्विगु समास होगा जब दूसरा शब्द क्या होगा, संज्ञा होगा कि अव्यय के विशेषण के उपसर्ग। अभी बताया गया कि जब पूर्व में संख्या शब्द हो बाद में संज्ञा होगा तभी द्विगु समास होता है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र है, बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र है। संख्या पूर्वो द्विगु, अनेक मन्य पदार्थ, शेषो बहुव्रीहि, षष्ठी। इसके पहले ही बताया गया बहुव्रीहि समास विधायक सूत्र कौन सा होगा, शेषो बहुव्रीहि नहीं होता है, अनेक मन्य पदार्थे। विकल्प बी सही उत्तर होगा, अनेक मन्य पदार्थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है।
पीताम्बरः लंबोदरः श्वेताम्बरः नीलकंठः लंबकर्णः नीलांबरः रथाश्वम रथिकास्वारोहम यशोधना प्राप्तोदकः गजाननः। बताया गया है बहुव्रीहि समास हमेशा अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। तो ये आपको दे पीताम्बरः मतलब पीले वस्त्र वाला, तो कौन? विष्णु। लंबोदरः लंबा उदर है जिसका अर्थ लंबा पेट वाला, कौन? गणेश। श्वेताम्बरः श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। नीलकंठ नीलाकंठ है नीलाकंठ है जिसका, तो लंबकर्ण जिसका लंबा लंबा कान है। तो कहने का मतलब ये सब क्या अन्य पदार्थ की प्रधानता हो रही है। लेकिन आप देख रहे रथास्वम रथिकास्वम ये द्वंद्व का है, किसका है? द्वंद्व का है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन पीताम्बरः लंबोदरः श्वेताम्बरः नीलकंठ लंबकर्ण नीलांबरः यशोधना प्राप्तोदका गजानना। गजानना मतलब आपको पता ही है, ठीक है, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। तो हो जाएगा क्या? यश ही धन है जिसका, वो प्राप्तोदक उदक जल जहाँ प्राप्त है ऐसा गांव मान लीजिए। तो ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास है। पर रथाश्वम रथिकास्वारोहम क्या है? द्वंद्व समास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? चक्रपाणी चक्र हाथ में है जिसके, वीणा पाणी वीणा हाथ में है जिसके, पीयूष पाणी ही चंद्रकांति शीतकंठ गदा पाणी, मृगनयनी चंद्रशेखर दशानन, शरणागत भयापन्ना चोर भयम। तो आपको यहाँ आगत दिख रहा है, आपन्ना भी दिख रहा है, भयम भी दिख रहा है। ये क्या है? द्वंद्व तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपके सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरणों में से भिन्न उदाहरण को चुनना है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। दौ वा त्रयो वा दुत्रा त्रयः वा चत्वारो वा त्रिचतुराः पंच वा षट् वा पंचशाः पंचानाम वटानाम समा पंचवटी। अभी भी बताया गया पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। किसका? द्विगु समास का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुव्रीहि का उदाहरण नहीं, आपको बहुव्रीहि उदाहरण से अलग हटकर भिन्न को छांटना है। ठीक है। नेट नहीं चल रहा है क्या? देख लीजिएगा नेट क्यों नहीं चल रहा है। पहले समास पढ़ने, बिल्कुल जब समास पढ़े रहेंगे तभी ये क्लास समझ में आएगी, नहीं तो भाई मुश्किल होगा। दूसरा बहुव्रीहि का है। चलिए, अरे यही तो बात है, जब पूरा डिटेल पढ़ाया जाता है तभी तो कंफ्यूजन तो इसीलिए पैदा हो जाता है कि भाई पूर्व में संख्यावाची है, इसीलिए बहुत डीपली नहीं पढ़ाया जाता। यूपी टेट सुपर टेट के लिए नॉर्मली चीज़ जानते रहिए, बस पंचवटी त्रिलोकी और पंचगवम ये सब जानते रहिए, ये सब पूछा जाता है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण में किसका सामासिक पद गलत है? ठीक है, किसका सामासिक पद गलत है ये बताना है। सीता जाया यश सह सीता जानी, युति जाया यश सह यु जानी, चोरः भयम यश सह चोर भयम, पठितुम कामः यश सह पठितु कामः। तो क्या होगा? चोर भयम चोरः भयम यश सह होगा, युति जाया यश सह यु जानी होगा, पठितुम कामम यश सह होगा। तो इस आज तो क्लास में ऐसा लग रहा है, सही बात है, जवाब देना सबको बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, आपके निर्मोही सर अगर मेरे पास होते तो हम ज़रूर पूछते कि क्या पढ़ाया गया है, तो हमें भी नहीं पता है। चलिए ठीक है, फिलहाल क्यों नहीं पढ़ाया गया है, क्लास तो ली जा रही थी, फिलहाल आज आएंगे तो पूछेंगे, कोई बात नहीं। विकल्प सी आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा सामासिक पद। चोर भयम तत्पुरुष में आपने पढ़ा है चोरात भयम, क्या होता है? चोरात भयम। ठीक है। सीता जाए यश स सीता जानी, युति जाए यश स यु जानी, पठितुम कामम यश स पठित कामः है, क्या है? ये सब बहुव्रीहि के उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखिए। अविद्यमानो पुत्र, ये बहुत पूछा जाता है, बस इतना जान लीजिए। अविद्यमानो पुत्रो यश स अपुत्रा में कौन सा समास है? तो नई बहुव्रीहि है। क्या है? जैसे अब्राह्मणम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको बता दे रही है क्या है? तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष है, लेकिन नई तत्पुरुष है, लेकिन अपुत्र में नई बहुव्रीहि है। ध्यान रखिएगा विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। पर अनस्वः अब्राह्मण पूछेगा तो नई तत्पुरुष लगाना है। ठीक। चित्रगुह समासिक पद का विग्रह होगा, चित्रगुह समासिक पद का विग्रह होगा। चित्रा गाव यश सह, चित्रम गाव यश सह, चित्रम गावम यश सह, चित्रा गाव यशासा। चित्रगुह सब में बना है, कौन सा सही है ये बताना है। पहला ही सही है, चित्रा गाव यश स चित्रगुह। ये भी बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। पूछा जाने वाला मतलब हो सकता है पूछा ही गया हो, अब कई सवाल ऐसे मिक्स हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सब परेशान हो गए हैं, क्या बताएं अब आज हम। अभी तक तो सब कहते थे बहुत कठिन कठिन लेके आइए, सरल मत लेके आइए, अब आज तो सबके समझ में नहीं आ रहा है। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, 6 भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं।
इतरेतर, समाहार, एक शेष द्वंद्व, तीनों ध्यान रखिएगा। इतरेतर, इतरेतर और समाहार और एक शेष, ये तीन प्रकार के क्या है, द्वंद्व समास के भेद है। पूछेगा तो बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही पढ़ लीजिए आज किसी तरह। क्या किया जाए। चार्थे द्वंद्व सूत्र किस समास का? अगर समय रहा तो जरूर कहेंगे पढ़ाने को। बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। चार्थे द्वंद्व किसका है? द्वंद्व समास का सूत्र है। किसका? द्वंद्व समास का। देखिए चार्थे के बाद क्या लिखा है? द्वंद्व। यहाँ से ही पता चल जाता है, ठीक है। अगर बुद्धि वहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे तो काम कर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरणों में से कौन सा समूह सही है? सीतारामो, ईश कृष्णो, कृष्णार्जुनो, पार्वती परमेश्वरो, नर नारियो, शिव केशवो, जायापति, हरिहरो, राम लक्ष्मणो, उपयुक्त सभी। आपको इसमें बताना है इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरणों में कौन सा समूह सही है। इतरेतर द्वंद्व का मतलब होता है जो अलग अलग विभक्ति वाले हो जाए या पुल्लिंग लिंग परिवर्तन हो तो भी चलेगा। तो इतरेतर का आपको बताना है कौन सा होगा, बताइए कौन सा समूह सही है, कौन सा सही है बताइए। हाँ अरे भैया आप तो बता रहे हैं, वहाँ के बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। सबको आप पढ़े हैं समास? अच्छा पहले पढ़े हैं। सीतारामो, ईश कृष्णो, कृष्णार्जुनो, पार्वती परमेश्वरो, नर नारियो, शिव केशवो, जायापति, हरिहरो, राम लक्ष्मणो, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। द्वंद्व समास के उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व समास के। किसके? इतरेतर द्वंद्व समास के। कौन द्वंद्व समास का विकल्प सही नहीं है? एकादश, द्वादश, त्रयच, दश, दो, त्रयो वा। तो देखो क्या है, एकादश का है एकच, दश, द्वादश का है दौ, दश, त्रयच, दश, अच्छा इधर हो गया त्रयोदश, दो, त्रयो, द्वित्रा। कौन सा द्वंद्व समास का विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। अब बताइए इसको पढ़ना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है ना। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप कैसे जानोगे कि कौन सा सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा, कैसे कैसे सही होगा दी। हाँ अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था इसलिए आप लोग समझ गए, लेकिन कितना कंफ्यूजन है। अब देखिए ये सब चीज़ें डिटेल से पढ़ाई गई होती तो समझ में आता, पर हम तो आपको आज हमें लगा कि क्लास चली होगी, नहीं तो हम समास अभी लेके ही ना आते। विकल्प डी हो जाएगा ना, क्योंकि द्वंद्व समास का विकल्प सही नहीं पूछ रहा है ना। ये तो क्या है, ये बहुव्रीहि है, ठीक है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दंपति इस शब्द का समास विग्रह बताइए। दंपति इस पद का समास विग्रह क्या होगा? पिता च, भ्राता च, पिता च, पतिश्च, पिता च, पुत्रश्च, जाया च, पतिश्च। क्या होगा? जाया च, पतिश्च, ठीक है। विकल्प डी सही होगा। कम से कम प्रश्न तो जान लीजिए, प्रश्न के उत्तर तो जान लीजिए, ठीक है। दंपति इस पद का समास विग्रह होगा जाया च, पतिश्च। अगला प्रश्न देखिए, इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नीलोत्पलम कर्मधारय का है, दशानना बहुव्रीहि का है, राम लक्ष्मण द्वंद्व का है, दिवारात्रि वैभाव का। देखिए सब पढ़ाया गया है। नीलोत्पलम बताया गया अभी भी, कर्मधारय का है, दशानना बताया गया, बहुव्रीहि का, राम लक्ष्मण बताया गया, द्वंद्व का है, दिवारात्रि वैभाव का नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है पीताम्बरा का विग्रह है, ये पूछा गया सवाल, यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। पीतम च ततम्बरम, पीतम अम्बरम यश सह, पीतम अम्बरम एन सह, पीतम अम्बरम यस्मिन। क्या होगा बताइए। देखिए पीताम्बरा पूछेगा तो पीतम अम्बरम यश सह लगाना, क्योंकि बहुव्रीहि का है। क्या है? बहुव्रीहि का है। लेकिन एक चीज इसमें और कंफ्यूजन करता है, पीताम्बरम क्या करता है? पीताम्बरम, तो यहाँ पर तब ये वाला हो जाएगा, पीतम चतत अम्बरम और कर्मधारय के अंतर्गत गिना जाएगा। तो दोनों हम इसलिए कंफ्यूजन बता दे रहे हैं, जो मुझे आ रहा है हम बता दे रहे हैं, आज जितना डिटेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम निर्मोही सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको समास पढ़ाने की कृपा करें। पीतम चतत अम्बरम तब होगा जब पीताम्बरम पूछा जाएगा, और पीताम्बरा अगर विसर्ग आएगा तो पीतम अम्बरम यश सह करेंगे तो बहुव्रीहि हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्मक्षिकम समस्त पद का समास विग्रह होगा। निर्गता मक्षिका यस्मात् सह, निर्गता मक्षिका यस्मिन सह, मक्षिकाणाम अभावः, इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्मक्षिकम कहाँ का है? अव्ययी भाव का है। कहाँ का है? अव्ययी भाव का है, और अव्ययी भाव में विकल्प सी सही उत्तर होगा। पहले ही बताया गया है मक्षिकाणाम अभाव, अभाव के अर्थ में है, ठीक। मक्षिकाणाम अभाव हो जाएगा। 61वां प्रश्न है समस्त पद रूपवत भार्य का विग्रह बताइए। तो रूपवत भार्य क्या है?
बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, पूछा गया है इसलिए पूछे हैं, ये यूपी टेट का आया हुआ सवाल है। तो रूपवती च भार्या च रूपवती भार्या यस्य सह रूपवती भार्या यस्या सा रूपवती भार्या यस्य सह, तो हो जाएगा रूपवती भार्या यस्य सह। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, पूछा गया है, रूपवत भार्या का विग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य सह। हो सकता है पूछ ले किस समास का है, तो बहुव्रीहि समास का है। ये हमारा आखिरी प्रश्न है, अहिन नकुलम पद में कौन सा समास है? क्या टाइम हो गया? अहिन नकुलम पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो अहिन नकुलम में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज समास की प्रश्नोत्तरी तो हम खत्म कर दिए। बस ये है कि यदि आप लोग जो लोग भाई बहन नहीं पढ़े हैं उनको कठिनाई जरूर होगी, हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि समास पढ़ाने के बावजूद बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। तो बहुत परेशान नहीं होइएगा, आपसे बहुत हल्का पूछा जाएगा, जैसे पूर्व पद की प्रधानता पूछा जाएगा, उत्तर पद की प्रधानता पूछा जाएगा। तो जो हो सके वो आप करवा लीजिएगा। रही बात समास की, तो हम निर्मोही सर से बोलेंगे कि अगर समय होगा तो आपको जरूर पढ़ाएं। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत।